हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस को डिफाइन करने वाले वेरियस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया था और उसमें जो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट था वो था लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये जो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है इसे हम कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन जो होता है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो एज ए लुईस एसिड फंक्शन करता है। और जो लिगेंड्स हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं, इसलिए वो एज ए लुईस बेस फंक्शन करते हैं। इन कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस में बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी के आधार पर मेटल्स आयंस को आर्लैंड, चैट एंड डेविस ने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, क्लास ए एंड क्लास बी। अब सबसे पहले अपन क्लास ए के मेटल आयंस के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास ए के जो मेटल आयंस हैं, मेटल आयंस ऑफ क्लास ए, उसमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे क्लास ए के मेटल आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है, मीन्स उनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है। उनकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने का मतलब है उनकी साइज होती है स्मॉल। साथ ही साथ क्लास ए के मेटल आयंस की डेंसिटी है वो लो होती है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा होता है और इसी कारण से इनका पोलराइजेशन है वो इजीली नहीं होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसी कारण से उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना आसान नहीं है। ठीक है, अब क्लास ए के मेटल आयंस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आते हैं एल्कली मेटल आयंस, मीन्स क्षार धातु आयंस। साथ ही साथ एल्केलाइन अर्थ मेटल आयंस भी इसी क्लास ए में इंक्लूड होते हैं। ट्रांजिशन मेटल आयंस की बात करें तो लाइट वेट ट्रांजिशन मेटल आयंस, क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि जो क्लास ए के मेटल आयंस हैं उनकी डेंसिटी है वो लो होती है और इसका मीनिंग है कि उनका जो वेट है वो लाइट होना चाहिए। साथ ही साथ हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है हाई, मतलब लाइट वेट ट्रांजिशन मेटल आयंस विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्लास ए के मेटल आयंस में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन एंड कोबाल्ट ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने पर क्लास ए में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्लास बी के मेटल आयंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्लास बी के जो मेटल आयंस हैं उनमें क्लास ए के मेटल आयंस के जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लास बी के मेटल आयंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो होती है, क्योंकि क्लास ए के मेटल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई थी और लो ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब है उनकी साइज होती है लार्ज, डेंसिटी होती है हाई। साथ ही साथ क्लास बी के जो मेटल आयंस हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अक्रिय गैस विन्यास के जैसा नहीं होता है और इसी कारण से ये इजीली पोलराइज्ड हो जाते हैं, मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे आसानी से डिस्टर्ब किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल की बात करें कि क्लास बी के मेटल आयंस में कौन कौन से मेटल्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि उनकी क्लास बी के मेटल आयंस की डेंसिटी हाई होती है, तो इसका मतलब है कि हैवी ट्रांजिशन मेटल आयंस होने चाहिए। साथ ही साथ हमने बात की थी कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो लो होना चाहिए, मतलब हैवी ट्रांजिशन मेटल आयंस विद या इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट
में जब होंगे तो वो क्लास बी के मेटल आयंस में इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ ही साथ सिल्वर, मरकरी ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पैलेडियम +2 में, प्लेटिनम +2 में, ये सभी क्लास बी के मेटल आयंस में इंक्लूड होते हैं। अब ये जो 2 टाइप्स के मेटल आयंस हैं, इनके लिए जो लिगेंड्स है उनका किस टाइप का बिहेवियर है, उस बिहेवियर के बेसिस पे सभी लिगेंड्स को भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास ए एंड क्लास बी। अब अपन बात करते हैं कि क्लास ए के जो लिगेंड्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो क्लास ए के जो लिगेंड्स होते हैं वो क्लास ए के मेटल आयंस से कोऑर्डिनेट होने की हाईली प्रोबेबिलिटी शो करते हैं। मतलब क्लास ए के जो लिगेंड हैं वो क्लास ए के मेटल आयंस से कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, इजीली कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। वो सभी लिगेंड क्लास ए के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड ये सब और इनके कंपाउंड्स हैं, ये क्लास ए के लिगेंड्स में इंक्लूड होते हैं। अब क्लास ए के मेटल आयंस से कोऑर्डिनेट होने की यदि प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी फैमिलीज में अप से डाउन जाने पर क्लास ए के मेटल आयंस से रिएक्ट होने की, कोऑर्डिनेट होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास बी के लिगेंड्स की। तो क्लास बी के जो लिगेंड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्लास बी के मेटल आयंस से कोऑर्डिनेट होने की हाईली प्रोबेबिलिटी होती है। और क्लास बी के जो लिगेंड्स हैं उनमें फॉस्फोरस, सल्फर इनके कंपाउंड्स जनरली इंक्लूड होते हैं। और इसी तरीके से क्लास बी के मेटल आयंस से रिएक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी फैमिलीज में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है, क्योंकि क्लास ए के मेटल आयंस से कोऑर्डिनेट होने की प्रोबेबिलिटी अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है उन फैमिली मेंबर्स की क्लास बी के मेटल आयंस से कोऑर्डिनेट होने की प्रोबेबिलिटी अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट अपन पियर्सन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसे पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। HSAB कॉन्सेप्ट पियर्सन ने 1963 में दिया था और ये HSAB कॉन्सेप्ट है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मीन्स एक अनुमानित सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक कॉमन एसिड बेस रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमने देखा A और B ये आपस में रिएक्ट होके कॉम्प्लेक्स A और B फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर जो A है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये एज ए लुईस एसिड फंक्शन कर रहा है, जबकि B है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मीन्स ये लुईस बेस के जैसे फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है AB, इसकी स्टेबिलिटी को हम फॉर्मेशन कांस्टेंट के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो HSAB प्रिंसिपल है वो AB कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में काम में आता है। मीन्स AB कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है उसका गुणात्मक पूर्वानुमान लगाने के लिए हम HSAB प्रिंसिपल को काम में लेते हैं। HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स AB जो है वो हाईली स्टेबल होगा यदि एसिड A और बेस B दोनों या तो हार्ड हो या फिर दोनों सॉफ्ट हो। जैसे इस रिएक्शन में एसिड A और बेस B दोनों ही सॉफ्ट हैं
और जब ये रिएक्ट करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा AB वो हाईली स्टेबल होगा। इसी तरीके से यदि एसिड और बेस दोनों ही हार्ड हैं तब भी हमें एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स AB की स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होगी यदि एसिड और बेस में से एक सॉफ्ट होगा जबकि दूसरा हार्ड होगा। जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन में जो एसिड है वो हार्ड है जबकि जो बेस है वो सॉफ्ट है, और इसी कारण इन दोनों के रिएक्शन से जो AP कॉम्प्लेक्स मिल रहा है वो या तो अनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। इसी तरीके से यदि एसिड है वो सॉफ्ट है जबकि बेस है वो हार्ड है, तब भी हमें अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा या लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसी के साथ साथ पियर्सन ने क्लास A के जितने मेंबर्स थे उनको हार्ड और क्लास B के मेंबर्स को सॉफ्ट नाम दिया। मीन्स जो क्लास A के मेटल आयंस थे वो हार्ड एसिड्स कहलाई, जबकि क्लास B की जो मेटल आयंस थे वो सॉफ्ट एसिड कहलाए। इसी तरीके से जो क्लास A के लिगेंड्स थे वो हार्ड बेस कहलाए और क्लास B के जो लिगेंड्स थे उनको सॉफ्ट बेस कहा गया। ठीक है। इसी के साथ साथ पियर्सन ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पर जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्लास A और क्लास B के कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलर ही होंगे, क्योंकि बेसिकली क्लास A के जो मेंबर्स हैं वो हार्ड एसिड बेस को शो कर रहे हैं और क्लास B के जो मेंबर्स हैं वो सॉफ्ट एसिड और बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले हार्ड एसिड्स ये मतलब कठोर अम्ल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हार्ड एसिड्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, उनकी साइज स्मॉल होती है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और साथ ही साथ वो उनका पोलराइजेशन है वो इजीली पॉसिबल नहीं है। ये सब चीज़ें हम क्लास A के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉफ्ट एसिड्स की। तो सॉफ्ट एसिड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हार्ड एसिड्स के जस्ट अपोजिट होंगे। मीन्स सॉफ्ट एसिड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो लो होती है, इनकी जो साइज है वो लार्ज होती है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा नहीं होता है और इसी कारण से उनका इजीली पोलराइजेशन संभव है। ठीक है। अब अपन क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं कि जितने एसिड्स हैं वो कितने टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के एसिड्स होते हैं। हार्ड एसिड्स जिन्हें हम कठोर अम्ल कहते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड्स जिन्हें हम सीमा रेखा वाले अम्ल कहते हैं, और नंबर 3 होते हैं सॉफ्ट एसिड्स जिन्हें हम मृदु अम्ल कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ के आ चुके हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमें सबसे पहली बात याद रखनी है कि ये जो एग्जाम्पल्स हम अभी पढ़ेंगे ये हमें लर्न होने चाहिए और इनको लर्न करने का तरीका हम इनको बार बार में रीड करेंगे तो ये हमें लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा मेटल आयन किस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अब सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्ड एसिड्स की। तो हार्ड एसिड्स में ये सभी हैं एल्केली मेटल्स, मतलब एल्केली मेटल्स के जो आयन्स हैं वो हार्ड एसिड्स में आते हैं। इसी तरीके से एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के आयन्स भी हार्ड एसिड ही होते हैं। एल्कली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बाद में आते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल्स में स्कैंडियम आ गया है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, आयरन +3 में, कोबाल्ट +3 में, मैग्नीज +2 +7 में, क्रोमियम +3 +6 में एज ए हार्ड एसिड फंक्शन करता है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है लेंथेनम, सीरियम,
गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, थोरियम, ये सभी हैं लेंथेनाइन सीरीज के मेंबर्स, और ये भी एज ए हार्ड एसिड फंक्शन करते हैं। यहाँ पर यूरेनियम, प्लूटोनियम ये आ गए हैं एक्टिनाइड्स, और ये भी हार्ड एसिड के जैसे फंक्शन करते हैं। इसके बाद में आगे आता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में सबसे पहले बोरोन, हमें पता लग रहा है कि बोरोन के जो हैलाइड्स हैं, एल्कोक्साइड हैं, ये भी हार्ड एसिड के जैसे फंक्शन करते हैं। एल्यूमिनियम के हैलाइड्स, हाइड्राइड्स, एल्किल एल्यूमिनियम, ये सभी भी हार्ड एसिड के जैसे फंक्शन करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्ड एसिड के जैसे फंक्शन करती है। सिलिकॉन +4 में, टिन +4 में भी हार्ड एसिड के जैसे फंक्शन करता है। इसी के साथ साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 भी हार्ड एसिड के रूप में फंक्शन करता है। अब अपन बात करते हैं बॉर्डर लाइन एसिड्स की। तो बॉर्डर लाइन एसिड्स में आयरन +2, कोबाल्ट +2 में बॉर्डर लाइन एसिड्स के रूप में फंक्शन करता है, क्योंकि अभी अभी अपन देख के आ रहे हैं कि आयरन और कोबाल्ट +3 में तो हार्ड एसिड के जैसे फंक्शन कर रहे हैं, और जैसे ही इनका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो ये बॉर्डर लाइन एसिड्स के जैसे फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ साथ निकिल +2, कॉपर एंड जिंक भी +2 में बॉर्डर लाइन एसिड्स के जैसे फंक्शन करता है। अब हैवी ट्रांजिशन मेटल्स की तरफ बढ़े तो रोडियम, इरिडियम, रुथेनियम, ये सभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉर्डर लाइन एसिड्स के जैसे फंक्शन करते हैं। बोरोन की बात करें तो बोरोन के जो हैलाइड्स थे और एल्कोक्साइड थे वो तो हार्ड एसिड थे, लेकिन ट्राईमिथाइल बोरेन जो है वो बॉर्डर लाइन एसिड के जैसे फंक्शन करता है। गैलियम हाइड्राइड जो है वो भी बॉर्डर लाइन एसिड के जैसे फंक्शन करता है। इसी के साथ साथ जो टिन था वो +4 कंडीशन में हार्ड एसिड के जैसे फंक्शन कर रहा था, लेकिन +2 में ये बॉर्डर लाइन एसिड के जैसे फंक्शन करता है। इसी के साथ साथ में सल्फर ट्राईऑक्साइड जो था वो हार्ड एसिड था, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बॉर्डर लाइन एसिड के जैसे कार्य करती है। अब लास्ट में बात करते हैं सॉफ्ट एसिड्स की, मतलब मृदु अम्ल की। इसमें अपन को दिख रहा है कि पैलेडियम, प्लेटिनम जो कि हैवी ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, ये सभी सॉफ्ट एसिड के जैसे फंक्शन करेगी, क्योंकि ये बातें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जो सॉफ्ट एसिड्स या क्लास बी के जो मेटल आयंस होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और ऑक्सीडेशन नंबर जनरली लो होता है। इसी के साथ साथ कॉपर +1 में सॉफ्ट एसिड के जैसे फंक्शन करता है, जबकि +2 में बॉर्डर लाइन एसिड के जैसे फंक्शन करता है। Ag, Au ये सभी +1 में, Hg +1 +2 दोनों ही कंडीशन में सॉफ्ट एसिड के जैसे फंक्शन करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिथाइल मरकरी भी सॉफ्ट एसिड के जैसे फंक्शन करता है। बोरोन की बात करें तो बोरोन के हैलाइड और एल्कोक्साइड तो थे हार्ड एसिड, जबकि इसका मिथाइल बोरेन था बॉर्डर लाइन, जबकि जो बोरेन है ये है सॉफ्ट एसिड। इसी तरीके से गैलियम हाइड्राइड जो था वो बॉर्डर लाइन एसिड था, जबकि गैलियम के मिथाइल जो कंपाउंड है वो है सॉफ्ट एसिड। इसी तरीके से गैलियम के हैलाइड्स भी सॉफ्ट एसिड के जैसे फंक्शन करते हैं। इसी के साथ साथ में जो कार्बीन है वो भी एज ए सॉफ्ट एसिड फंक्शन करती है। पाई एक्सेप्टर्स वो होते हैं, वो एसिड्स होते हैं जो कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें आता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, क्लोरेनिल, क्विनोन, ये सभी भी सॉफ्ट एसिड के जैसे फंक्शन करते हैं। इसी के साथ साथ में जो मेटल आयंस जो मेटल एटम्स हैं, मतलब ऐसी मेटल जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वो भी सॉफ्ट एसिड के जैसे फंक्शन करती है। इन सब को हमें ऑलमोस्ट लर्न रहना चाहिए कि कौन सी मेटल किस ग्रुप से बिलोंग करती है। अब अपन बात करते हैं हार्ड बेस की। हार्ड बेस का मतलब है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हार्ड एसिड के जैसे ही होंगे। मीन्स इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हाई होती है, साइज है वो स्मॉल होती है, साथ ही साथ इनका पोलराइजेशन है वो इजीली नहीं हो सकता, मतलब आसानी से पोलराइज्ड नहीं होते हैं।
और जो सॉफ्ट बेस हैं मतलब मृदु क्षार जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सॉफ्ट मेटल से मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं कि हार्ड बेस के जस्ट अपोजिट होंगे। मीन्स इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो लो होती है, इनकी साइज है वो लार्ज होती है, जबकि इनका पोलराइजेशन है वो इजीली से संभव है, मतलब आसानी से ये पोलराइज्ड हो जाते हैं। अब जो बेसिस हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बेसिस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हार्ड बेस मतलब कठोर क्षार, बॉर्डर लाइन बेस मतलब सीमा रेखा वाले क्षार, और सॉफ्ट बेस मतलब मृदु क्षार। जो हार्ड बेस है उसके अंदर अमोनिया और एमीन, साथ ही साथ हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है, वाटर, एल्कोहल, ईथर, ये सभी भी हार्ड बेस का काम करते हैं। इसी के साथ में एसीटेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोरेट, ये सभी भी हार्ड बेस के जैसे फंक्शन करते हैं। और फ्लोराइड एंड क्लोराइड भी एज ए हार्ड बेस फंक्शन करते हैं। बॉर्डर लाइन बेसिस की बात करें तो इसमें आता है फिनाइल एमीन, जबकि एल्किल एमीन हार्ड बेस है और फिनाइल एमीन है वो बॉर्डरलाइन बेस है। इसी तरीके से पीरिडीन भी बॉर्डरलाइन बेस होती है। यहाँ पर हमने देखा कि जो नाइट्रेट था वो हार्ड बेस था, जबकि नाइट्राइट है वो सॉफ्ट बेस है, सॉरी बॉर्डरलाइन बेस है। सल्फेट जो था वो हार्ड बेस था, जबकि सल्फाइट है वो बॉर्डरलाइन बेस है। फ्लोराइड और क्लोराइड है ये हार्ड बेस थे, जबकि ब्रोमाइड है वो बॉर्डर लाइन बेस के जैसे फंक्शन करता है। अब सबसे लास्ट में हम सॉफ्ट बेसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आता हाइड्राइड, एल्काइल, इसी के साथ इथाइलिन, बेंजीन, ये सभी एज ए सॉफ्ट बेस फंक्शन करते हैं। साइनाइड, थायोसाइनाइड, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, इनके कंपाउंड्स, सल्फर के कंपाउंड्स, ये सभी सॉफ्ट बेस के रूप में फंक्शन करते हैं। और हेलोजन फैमिली में केवल आयोडाइड बचा हुआ है, मतलब आयोडाइड जो है वो एज ए सॉफ्ट बेस फंक्शन करता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में वापस से रिपीट कर रही हूँ, आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कि कौन सा बेस किस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। इसी के साथ साथ में जो HSAB कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर हम एसिड्स और बेसिस इन दोनों के नेचर का भी पता लगा सकते हैं। मीन्स एसिड और बेस है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो भी हम HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है मिथाइल मरकरी, जो कि एक सॉफ्ट एसिड है, हम अभी पढ़ के आए हैं, और साथ में लिया है H+, जो कि है हार्ड एसिड। अब हमें पता लगाना है कि ये जो बेस है ये हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके नेचर को हमें डिटरमाइन करना है, क्योंकि मिथाइल मरकरी और H+ का नेचर हम पहले से जानते हैं। ये जो बेस B है ये H+ से रिएक्ट करके BH कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और मिथाइल मरकरी से रिएक्ट करके मिथाइल मरकरी का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब यदि जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड होता है, मतलब BH कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि जो बेस है B वो हार्ड है, उसका नेचर हार्ड है, क्योंकि वो हार्ड एसिड के साथ में रिएक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। और हमने ये बात की थी कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी तब ज़्यादा होगी जब वो एसिड और बेस या तो दोनों हार्ड होंगे या दोनों सॉफ्ट होंगे। लेकिन यदि इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ एक्सटेंड होता है, तो इसका मतलब है कि जो बेस B है वो सॉफ्ट है, उसका नेचर सॉफ्ट है, क्योंकि वो मिथाइल मरकरी जो कि एक सॉफ्ट एसिड है उससे रिएक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। और इसी कारण से मिथाइल मरकरी के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के कारण इसका नेचर, मतलब क्षार B का जो नेचर है वो हो गया है सॉफ्ट। ये सब हम पियर्सन HSAB कॉन्सेप्ट को काम में लेकर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।